गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ भमाराम और आज हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। टेंस के प्रकार 3 हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट के बाद है पास्ट टेंस और उसके बाद है फ्यूचर टेंस। अगर आप एक घड़ी के माध्यम से समझो तो घड़ी के माध्यम से देखिए तो सपोज करो कि अभी जो है 12 बजे है। अभी मान लो 12 में 10 मिनट कम है, तो ये जो अभी का टाइम है ये प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। अब अभी 12 बजे हैं तो 12 बजने वाले हैं। 12 बजे से पहले जो है क्या बजे थे? जैसे 12 बजे से पहले 11 बजे थे, तो ये 11 बजे का जो समय है जो बीत चुका है जिसे हम पास्ट टेंस कहेंगे। और 12 बजे के बाद जो आने वाला जो समय है, जैसे चाहे 1 बजे हो या 2 बजे हो या 3 बजे हो, या आने वाला जो समय है ये फ्यूचर टेंस यानी भविष्य का समय कहलाएगा। तो टेंस जो है वो टाइम को डिनोट करता है, टाइम को डिनोट करता है। टेंस मतलब होता है टाइम को दिखाने वाला शब्द, जो समय को दिखाता है उसे टेंस कहते हैं। ये जो शब्द है ये टेम्पस से बना है, टेम्पस। टेम्पस से टाइम बना और टाइम से इंग्लिश ग्रामर में के हिसाब से इसका नाम टेंस हो गया। तो इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से टाइम को जो है हम टेंस के नाम से जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है। अब सबसे पहले जो सेंटेंस है उसकी संरचना हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस का प्रकार क्या होता है। एक सेंटेंस जो है वो किस प्रकार से काम करता है। तो सेंटेंस की संरचना को ध्यान से समझते हैं। सेंटेंस, तो सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में चाहिए मेन वर्ब और उसके बाद में चाहिए ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें हमें एक वाक्य निर्माण के लिए चाहिए। तो सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए? तो सब्जेक्ट की बात करें तो विदेशी, विदेशी मतलब फॉरेनर जैसे कह सकते हैं हम, विदेशी, आई, यू और ही, इट, ये जो है ये सब्जेक्ट कहलाते हैं। अब सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्टिव केस में होते हैं, मतलब नॉमिनेटिव केस में होते हैं। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अब एक व्यक्ति अपने लिए इस्तेमाल करेगा स्पीकर आई यानी मैं, तो एक से ज़्यादा होने पर हम कहेंगे हम, वी। और सुनने वाला जो लिसनर है उसके लिए यू प्रयोग होता है, तुम। अब लड़का हो तो वह के लिए ही और लड़की हो तो सी। निर्जीव चीज़ें या छोटे बच्चे होते हैं जिससे जेंडर का पता नहीं हो, छोटा बच्चा हो तो इट का प्रयोग करते हैं। और जो है थर्ड पर्सन जो है बहुवचन के लिए, जब 2 व्यक्ति हो, 2 वस्तु हो तो दे का प्रयोग करते हैं, दे यानी वे। तो वी यानी हम, दे यानी वे, सी यानी वह, आई यानी मैं, यू यानी तुम, ही यानी वह, इट यानी यह। और दूसरी बात हम समझते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बात करें तो मिस यू, किसी को मिस करना, मिस यू, हिम, हर। अब हिमर को याद करने के लिए हमें
देखा होगा एक हथौड़ा सा। तो हिमर मतलब यहाँ पर इसकी ध्वनि आती है हेमर की। हेमर मतलब होता है हथौड़ा। और डैम इट, तो मिस यू हेमर डैम इट, ये ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ से ये हैं ऑब्जेक्ट। अब इससे ऑब्जेक्टिव को जो है एक्यूजेटिव केस कहते हैं। एक्यूजेटिव केस, जबकि इसे कहते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस यानी होता है कर्ता कारक। जैसे मी यानी मुझे, ऐसे यानी हमें, यू यानी तुम्हें, हिम यानी उससे, हर यानी उससे, हर लड़की के लिए, हिम लड़के के लिए, डैम यानी उन्हें, और इट यानी इसे। ये ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग किए जाते हैं। अब एक और केस होता है जिसे हम कहते हैं जेनेटिव केस। जेनेटिव केस, GENITIVE, जेनेटिव केस। जेनेटिव केस यानी होता है संबंध कारक। संबंध कारक। तो जेनेटिव केस की अगर बात करें तो जेनेटिव केस होता है माई, मेरा, और हमारा, योर, तुम्हारा, हिज, उसका, हर, उसका, इट्स, इसका, और देयर, उनका, उनकी, उनके। ये जो हैं जेनेटिव केस होते हैं। माई मेरा, आवर हमारा, योर तुम्हारा, हिज उसका, हर उसकी, इट्स इसका, और देयर उनका, उनकी, उनके। तो सब्जेक्ट हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है डू। डू की जो फॉर्म होती है डू, डज और डिड, ये डू की फॉर्म होती है। डू के बाद बी की जो फॉर्म होती है वो होती है इज, आर, एम, वाज, वर, और बीन और बी। ये जब भी शब्द आएंगे तो मुख्य क्रिया के पीछे हमें ING लगाना है। और डू, डज, डिड आएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और हैव तो हैज, हैव और हैड, ये आएंगे तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये है हेल्पिंग वर्ब। तो डू, बी, हैव, ये सूत्र बन गया डू, बी, हैव। और वेल, डू यानी करो, बी हैव यानी होता है व्यवहार, और वेल यानी होता है अच्छा। और वेल की तरह दिखने वाले जो शब्द है वो कौन कौन से हैं? विल और सेल। जब विल और सेल आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। डू यानी करो, बिहेव, वेल, अच्छा व्यवहार करो, अच्छा व्यवहार करो। तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब जो अगर अब बात करें मैन वर्ब की, मैन वर्ब, तो मैन वर्ब जो है कौन कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म। इसके अलग अलग जो फॉर्म होती है, पहले होती है फर्स्ट फॉर्म, जैसे अगर गो है फर्स्ट फॉर्म। दूसरी होती है सेकंड फॉर्म,
सेकंड फॉर्म जैसे गो की है वेंट। फिर होती है थर्ड फॉर्म, जैसे ये होती है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म की बात करें तो जैसे गॉन हो गई। उसके बाद में वर्ब की होती है फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मतलब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे हमें एस या ई एस लगाने से बनती है, तो ये होती है मेन फॉर्म। अब अगर डू आएगा या डज आएगा या डिड आएगा या विल आएगा या सेल आएगा, अगर ये आने पर हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है। डू डज डिड विल सेल आने पर फर्स्ट फॉर्म लगाना है। सेकंड फॉर्म जो है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म। अब गॉन जो थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा हैज, हैव और हैड आने पर। और वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है जिसे आईएनजी फॉर्म कहते हैं, वो बी की फॉर्म आने पर प्रयोग होगा। बी की फॉर्म हमने देखी थी, एज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, सेल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन आने पर। और फिफ्थ फॉर्म है जो एस या ई एस फॉर्म है, उसका प्रयोग होगा जब टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट हो। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हो, वाक्य अफर्मेटिव हो और कर्ता जो है ही, सी या इट हो या सिंगुलर फॉर्म में हो, यानी एक वचन हो, तो हम फिफ्थ फॉर्म यानी एस या ई एस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब ये था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना। तो इस तरह से एक सेंटेंस जो है उसके निर्माण के लिए चार चीज़ें चाहिए। सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये चार चीज़ें होनी चाहिए। अब इससे वाक्य जो बनेगा उस वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन यदि इसमें से हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दी फिर सब्जेक्ट लिख दिया, तो इस तरह से जो संरचना होगी उस प्रकार के वाक्य होंगे जिन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। सॉरी, इस प्रकार के जो सेंटेंस है इसको कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब तो है ही, तीसरे स्थान पे हमें नॉट लगाना है। जब तीसरे स्थान पे नॉट लग जाएगा तो ये वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग और सब्जेक्ट के बीच में तीसरे स्थान पर नॉट लगाना है, तो उससे वाक्य जो है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और यदि नॉट लगा देते हैं तीसरे स्थान पर तो वाक्य नेगेटिव बन जाता है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यदि हम जो तीसरे स्थान पर अगर नॉट लगा देते हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो इस तरह से वाक्य के अगर प्रकार कहे तो वाक्य के जो सेंटेंस है, सेंटेंस के पहले प्रकार हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हो गया नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तीसरा हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और चौथा हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब जो अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नॉट या प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं हो, जिसमें नॉट या प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नॉट हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह हो। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नॉट और प्रश्नवाचक चिन्ह दोनों होने चाहिए, तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आइए शुरू करते हैं टेंस की। तो पूर्व में हमने देखा टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, 3 प्रकार के टेंस होते हैं और प्रत्येक टेंस के जो है 4 भाग होते हैं। सबसे पहले इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। जैसे अगर बात करें टेंस की, तो टेंस की अगर सारणी की बात करें तो पहला टेंस हो गया प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल या वर्तमान समय कहते हैं। दूसरा टेंस हो गया पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस, जिसे भविष्य काल कहा जाता है। ये जो 3 टेंस है, इन तीनों टेंस के सेम पार्ट होते हैं 4, जिसे कहा जाता है इनडेफिनेट टेंस। दूसरा हो गया कंटिन्यूस टेंस। तीसरा हो गया परफेक्ट टेंस और चौथा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इंडेफिनेट टेंस जो हैबिचुअल एक्ट होते हैं, आदतन बातें होती है, रोज़मर्रा की जो घटनाएं होती है, वो सभी इंडेफिनेट टेंस में आती है। इनडेफिनेट जो निश्चित नहीं हो, यानी रोज़मर्रा की घटनाएं। कंटिन्यूस में लाइव एक्शन जो चल रहा होता है वो। परफेक्ट में जो काम कंप्लीट हो गया है वो सब परफेक्ट में आता है। और परफेक्ट कंटिन्यू में हाफ परफेक्ट हुआ है, हाफ परफेक्ट होता है, तथा हाफ काम जो है वो लाइव होता है, चल रहा होता है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में आता है। इस प्रकार से टेंस जो है उसके पार्ट हो गए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उसके 4 भाग हमने अभी देखे। आइए बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। तो सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल, अनिश्चयात्मक काल। अगर हिंदी पहचान की बात करें, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी वाक्य के अंत में आएगा ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ऐसे शब्द आते हैं। इससे पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। जैसे मैं गाना गाता हूँ, वह खेलती है, वे दौड़ते हैं, वह पढ़ती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के पहचानिक हो गए। अब हमें हेल्पिंग वर्ब याद रखने की बात है, आवश्यकता है। हेल्पिंग वर्ब होती है डज और डू। डज के पीछे देखो एस लगा हुआ है, तो इनका प्रयोग होगा ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ। और डू का प्रयोग होगा आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ, बहुवचन के साथ। अब ही, सी, इट यानी कहने का मतलब है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर लगेगी, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगेगी। अब जब डू और डज लगाएंगे तो उसको ये कंडीशन ध्यान रखना पड़ेगा
यदि वाक्य में नॉट हो या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ हो तब भी हम डू या डज लगाएंगे, अन्यथा डू या डज नहीं लगाएंगे। अब इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस की अभी हमने बात की थी, सूत्र हमने पहले ही देख लिए थे। सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। तो ऐसे कौन कौन से टेंस हुए? एक तो प्रेजेंट इंडेफिनेट और एक पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। मतलब ये जो डू और डज और डिड, ये तीन शब्द का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये उस समय आते हैं जब वाक्य में नॉट या प्रश्नवाचक चिन्ह हो। अब वाक्य जब अफर्मेटिव होगा तो डू डज तो आएगा ही नहीं, और ना पास्ट टेंस होता तो डिड होता, लेकिन डिड पास्ट टेंस में आएगा नहीं क्योंकि नॉट नहीं है अफर्मेटिव सेंटेंस में। और नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सेम फॉर्मूले रहेंगे बाकी सभी टेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से इंटेरोगेटिव बन जाएगा। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये नॉट हमेशा तीसरे स्थान पर लगेगा। अब नॉट को लगाने के कुछ नियम को भी हम देखेंगे। ये जो नॉट है, नॉट हमेशा तीसरे स्थान पे लगता है। अगर वाक्य नेगेटिव सेंटेंस हो तो थर्ड स्थान पे नॉट लगेगा, और नॉट जो है चौथे स्थान पर उस समय लगेगा जब WH वर्ड आया हुआ हो। कोई भी WH वर्ड आने पर नॉट चौथे स्थान पर लगेगा। लेकिन एक WH वर्ड ऐसा है जो आएगा तो नॉट तीसरे स्थान पर लगेगा, वो है हु। अब नॉट कभी कभी पांचवें स्थान पर लगता है जब विच, हुज, हाउ मच और हाउ मैनी हो, प्लस इनके साथ में जैसे नाउन हो तो पहला स्थान तो WH वर्ड हो गया, जैसे विच पेन, मान लो नाउन हो गया तो नॉट कैसे आएगा? विच पेन, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, कौन सा पेन। आर यू नॉट, राइटिंग विद। विच पेन पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, जब विच के बाद में नाउन हो तो। लेकिन विच के बाद में जब कभी कभी हेल्पिंग वर्ब हो तो नॉट जो है वो चौथे स्थान पर ही रहेगा। तो इस तरह से नॉट के लगाने के विशेष तरीके हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कुछ देखते हैं। वाक्य जैसे मैं गीत गाता हूं, मैं को क्या कहेंगे? आई। वाक्य है मैं गीत गाता हूं। तो अंग्रेजी बनाने की सिंपल विधि है, सबसे पहले जो शुरू में है उसका अंग्रेजी बना दो, फिर अंत में है गाता हूं तो सिंग, और फिर बीच वाला है उसको लास्ट में लिखेंगे आई सिंग अ सॉन्ग, मैं ये गीत गाता हूँ। अब सॉन्ग जो है वो एक नाउन है। अब नाउन से पहले, कॉमन नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल जरूर लगेगा, बिना आर्टिकल नाउन नहीं लगाते हैं, इसलिए हमें नाउन लगाना पड़ेगा। अब अगर वाक्य आ गया मैं गीत नहीं गाता हूँ तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जब भी नॉट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब उससे पहले, तुरंत पहले लगेगी। आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं गीत नहीं गाता हूँ। अगर इस वाक्य को हमें इंटरोगेटिव बदलना हो तो डू को पहले लिखेंगे डू, फिर आई को बाद में लिखेंगे डू आई, फिर सिंग ए सॉन्ग।
ये इंटेरोगेटिव बन गया। अगर इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो डू आई तीसरे स्थान पे नॉट लगा देंगे। सिंग अ सॉन्ग। अब जहाँ कर्ता आई है यहाँ पे अगर ही, सी और इट आ गया या किसी का नाम आ गया जैसे राम वगैरह, ही, सी, इट या किसी का नाम आ गया तो हम डू नहीं लगाएंगे बल्कि डू की जगह डज का प्रयोग करते हैं। इस तरह से वाक्य निर्माण किया जाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो एडवर्ब है हम अकॉर्डिंग टू 10वीं जो है क्रिया विशेषण आते हैं। एड यानी होता है जोड़ना और वर्ब यानी होता है क्रिया में, मुख्य क्रिया में कुछ जोड़ना एडवर्ब कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। वे शब्द जो वर्ब की विशेषता बताते हैं उन्हें एडवर्ब कहा जाता है। अब देखो एडवर्ब कौन कौन से हैं। सबसे पहले ऑलवेज हमेशा, डेली प्रतिदिन, नेवर कभी नहीं, सेल्डम कभी कभार, ऑफन अक्सर, यूजुअली सामान्यतः, जनरली सामान्यतः, नॉर्मली सामान्यतः, रेयरली मुश्किल से ही, हार्डली यानी मुश्किल से ही,